नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। सीधे श्रीनगर से आपके लिए लेकर आ रही हूं महाभारत लाइव। कश्मीर में गणतंत्र पर भारी पड़ा है लोकतंत्र, क्योंकि 370 हटने के बाद डीडीसी का ये चुनाव पहला चुनाव था और आज उसके नतीजे आ गए। आपको याद होगा, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि 370 हटने के बाद कोई कश्मीरी हाथ में तिरंगा नहीं उठाएगा, लेकिन आज बीजेपी के लिए कमल खिला है इसी कश्मीर में, इसी वादी में। और बीजेपी कह रही है कि कश्मीरियों ने हाथ में तिरंगा पकड़कर वोट किया है। और इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि क्या कश्मीर की सियासी हवा बदल रही है? क्या कश्मीर की सियासी तस्वीर बदल रही है? क्या ये वाकई नया कश्मीर है? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंक पर वोट से चोट। लोकतंत्र जीता, साजिश हारी। वो गैंग जो कहता था कि हम विरोध करेंगे चुनाव का, तुम भाग लो न लो, जनता भाग ले रही है। जम्मू में बीजेपी की बम्पर जीत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कश्मीर में खिला कमल। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 7 पार्टियों के गुपकार गठबंधन पर भारी बीजेपी। डीडीसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिला दिया है। कश्मीर में तिरंगे की जीत, साजिश की हार। कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ तिरंगा उठाने के लिए नहीं होगा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। ये तस्वीरें लोकतंत्र के जीत की हैं। तस्वीरें कश्मीर में आतंक की साजिश पर तमाचा हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद हुए पहले चुनाव पर सबकी नजरें थी। डीडीसी की 280 सीटों के जो नतीजे सामने आए हैं, उससे साफ हो गया कि घाटी में आतंकवाद पर वोट से बड़ी चोट हुई है। घाटी में साजिश की हार हुई है और लोकतंत्र की जीत हुई है। जम्मू रीजन में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। वहीं कश्मीर में भी बीजेपी का कमल खिला है। 7 पार्टियों के गुपकार गठबंधन पर अकेली बीजेपी भारी पड़ी है। कश्मीर में कमल खिलाकर बीजेपी ने 7 पार्टियों के गठबंधन को कड़ी टक्कर दी है। पुलवामा की काकापुरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मिन्हा लतीफ जीते हैं। श्रीनगर की खामो सीट से इंजीनियर एजाज और बांदीपुरा की तुलेल सीट से एजाज अहमद खान जीते हैं। बीजेपी की ये जीत उन लोगों को करारा जवाब है जो कहते थे कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। घाटी की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। कभी हम असेंबली में नहीं जीते, लोकसभा में नहीं जीते, लेकिन डीडीसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिला दिया है। सर, ये पूरे देश की विक्ट्री है। जो कुछ टाइम पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ तिरंगा उठाने के लिए नहीं होगा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। तो ये जितने लोग हैं यहाँ पे, उनका मोहब्बत और उनका विश्वास है प्राइम मिनिस्टर के प्रति, इसलिए हमने यहाँ पे सीट हासिल की है। भले ही 7 पार्टियों का गुपकार गैंग सबसे ज्यादा सीटें जीता हो, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी है। इतना ही नहीं, निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत से साफ है कि घाटी के लोगों ने सालों से राज कर रहे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जगह निर्दलियों पर भरोसा जताया है। साफ है, जम्मू कश्मीर की जनता अब बुलेट पर नहीं, बैलेट पर भरोसा करती है और घाटी के लोग विकास चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भले ही मेरे पीछे डल झील पर सूरज ढल रहा हो, लेकिन नए कश्मीर के लिए क्या डीडीसी चुनाव के नतीजे नया सवेरा लेकर आए हैं? आज महाभारत, जो कि मैं सीधे डल झील से आपके लिए लेकर आ रही हूं, उसमें मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार माजिद हैदरी श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एलजेपी के वरिष्ठ नेता संजय सराफ साहब। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सैयद फसल कशानी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं साजिद यूसुफ साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक आसिफ बेग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महाभारत में। और मैं बार बार कहती हूँ कि डल झील जो है वो श्रीनगर की पहचान है, लेकिन श्रीनगर की एक और पहचान लोकतंत्र बने, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बने। मुझे लगता है माजिद साहब, इसी के लिए ये चुनाव था। और आज आपको लगता है कि जब महबूबा मुफ्ती कहती है कि कोई एक हाथ नहीं मिलेगा तिरंगा उठाने के लिए, आज तो 3-3 जो बीजेपी के नेता जीते हैं,
सब कश्मीरियों ने तिरंगा हाथ में लेकर उन्हें जिताया। जी बिल्कुल आपने सही कहा। 70 वर्षों में पहली दफा कुछ मुट्ठी भर भाजपा के लीडर मोहल्ले के इलेक्शन जीत चुके हैं। तो मैं तो कहूँगा पप्पू पास हो गया। पप्पू के पास होने पे मिठाई बांटी जाएगी। भाजपा के प्रवक्ता को आप बुलाएं यहाँ, वो मिठाई बांटेंगे। 70 वर्षों की मेहनत के बाद 3 मोहल्ले के इलेक्शन भाजपा जीत पाई है, वो भी तब जबकि 6 वर्षों से देश में मोदी जी की। आप ये नहीं सोच रहे कि 370 हटने के बाद पहली बार कमल खिला है, तो ये तो अपने आप में बड़ी बात है माजिद साहब। संजय जी, 370 हटने के बाद लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी भी एक पार्टी है। ऐसा है नहीं कि कोई भी जिस तरीके से देखा जा रहा था, जैसे पीएचडी वाले बोल रहे थे कि एक रिफ्लेक्शन उन्होंने क्रिएट किया था, हेटरिज्म क्रिएट किया था, वो तो खुद को उनको नहीं पता है वो किस चीज़ पर इलेक्शन लड़ रहे थे। वो हर एक को लोगों को उन्होंने धोखा दे दिया कि हम गुपकार के माध्यम से हम 370 वापस लाएंगे, जबकि प्रैक्टिकल शेप में पार्लियामेंट से 370 गया है, पार्लियामेंट से ही वापस भी आएगा। यानी धोखे के दम पर था। ऑफ कोर्स वो तो टोटल धोखा ही था। उन्होंने तो झूठ बोला लोगों को। धोखा। माजिद हैदरी उस धोखे के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, धोखा जो आज भाजपा को जम्मू में लगा है कि जम्मू में जैसी उनको लोकसभा इलेक्शन में जीत हुई थी वैसी अब की बार नहीं हुई है इस इलेक्शन में, जैसा कि हमने देखा। तो भाजपा को मेरे हिंदू भाइयों ने, डोगरा भाइयों ने ठुकरा दिया है जम्मू में। आप कश्मीर के, संजय जी बात कर रहे हैं कश्मीर की, अरे जम्मू के डोगरे का आप देखिए ना हाल क्या है। वो तो मेरा भाई आज भाजपा के खिलाफ है। आप धर्म लेकर आते हैं बार बार चुनाव में माजिद साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैंने आपसे पूछा 370 हटने के बाद अगर बीजेपी जीती, माजिद भाई, मैं उसके बाद 370 कब तक बात करेंगे? 370 पुरानी बात है, आगे की के लिए पुरानी हो गई। अभी तो कल आप मुझे बता रहे थे कि 370, आप तो कल मुझे बता रहे थे आज आपके लिए पुरानी हो गई। हम यहाँ 370 की बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप नहीं करेंगे। नए कश्मीर की बात कीजिए जहाँ पे भाजपा को जम्मू के भाइयों ने 370 का मुद्दा आपके लिए पीछे हट गया ना, आप कह रहे हैं। जी मतलब अब वो मुद्दा नहीं है। मैं बहुत खुशी से ये बात कहना चाहती हूँ माजिद साहब, हमारे लिए डोमिसाइल राइट मुद्दा है, 370 मुद्दा नहीं है। 370 आप बोलिए, ये भी मुद्दा नहीं है मुद्दा। हमें डोमिसाइल राइट चाहिए और हम लेके रहेंगे। देखिए अच्छी बात है, माजिद भाई ने अगर बोला 370 पर, हम 370 पर नहीं डालेंगे। लेट अस अप्रिशिएट जो लोगों ने जिस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को साथ में नज़र में रख के जिस तरीके से 40% 50% लोगों ने वोट डाले हैं, बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि पहली बार हमें फिर से 30 साल के बाद दिखा के एक डेमोक्रेसी फिर से मेरे कश्मीर, लेकिन वो डेवलपमेंट के मुद्दों पर डाला है, विकास के मुद्दों पर डाला है, अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारी है यहाँ पर उसके मुद्दों पर डाला है, इसलिए लोगों ने वोट डाला है कि एक्सपेक्टेशंस है। ये जो बात संजय सर आप कह रहे हैं कि ये जो वोट डाला है ये डेवलपमेंट के मुद्दे पर है, ये विकास के मुद्दे पर है। जी बिल्कुल, जैसे कि आज अगर आपने आंकड़े देखोगे इस चीज़ के विषय के किस पार्टी ने जीता, ये मैटर नहीं करता किस पार्टी के आंकड़े ज़्यादा है। अगर आप बात कर लें इस चीज़ पे कि जो यहाँ की कश्मीरी जनता है उन लोगों ने आज ये दिखा दिया, एक तो उन लोगों को जो कह रहे थे यहाँ पे तिरंगा हम हाथ में नहीं लेंगे, और दूसरी चीज़ उन लोगों को जो आज तक पाकिस्तान यहाँ पे करवा रहा था, जो कह रहा था कि कश्मीरी कौम हिंदुस्तान के साथ ही है, ये उनके लिए एक एज ए पेल्बिसाइड हम ले सकते हैं। जिन लोगों ने आज वोट दिया, क्या जिन लोगों ने आज वोट डाला, क्या वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये वोट उन्होंने नहीं डाला? क्या इस चीज़ के अंदर उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ा? जैसे माजिद साहब ने कहा कि 370 इस चीज़ पे बात करें, मैं माजिद साहब को ये बताना चाहता हूँ कि माजिद साहब मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता। 370 गया हो, आप उसको भूल जाइए। 370 चला गया, आप उसको भूल जाइए। माजिद साहब से तो मैं जवाब लूंगी, लेकिन पहले आप जवाब दीजिए। नहीं, वो 370 तो अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमसे छीना गया, वो हम उसको कैसे भूल पाए? अनकॉन्स्टिट्यूशनली क्यों? संवैधानिक तरीके से। क्यों नहीं? संवैधानिक तरीके से। संवैधानिक 283 मेंबर पार्लियामेंटेरियन उन्हें, जिसमें हमारे भी एमपी, जिसमें हमारे भी मेंबर पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने पूछे क्या मतलब है? देश में 555 मेंबर पार्लियामेंटेरियन है, उसमें 283 ने उसको असंवैधानिक कैसे? आसिफ बेग साहब, असंवैधानिक कैसे हो गया? संविधान के दायरे में रहकर अगर यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पूछ के यहाँ से वो तो कभी नहीं, वो तो 70 साल अगर हटाते फिर हम उस चीज का सपोर्ट करते। आपने अभी तक उस धोखे को पहचाना नहीं है। यहाँ पे 31 यहाँ की जनता ने उस धोखे। देखिए, पार्लियामेंट में जो लोग गए थे, हमने भी चुन के 4 लोगों को भेजा हुआ था पार्लियामेंट में। उन लोगों ने क्या किया? अपना कपड़े फाड़ दिए उस टाइम। जिन लोगों को पार्लियामेंट में लोगों ने भेजा हो, उन लोगों ने दस्तखत करके 370 को हटा दिया। इसमें बड़ी कौन सी? बताइए, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसे कह रहे हैं? संविधान के दायरे में रहकर ये बात हुई है, और उन लोगों को तो नकारा है कश्मीर ने, जो कि इतने सालों तक आपको धोखा देते रहे उस नाम। कहाँ से नकारा? आप देखिए, यहाँ से पीडीपी के वहीदुर रहमान परा साहब जीत के आए। वो एक तो वो एनआई कस्टडी में है, वो इनके लिए बड़ी स्लैब है। इससे बड़ी स्लैब क्या हो सकती है? वो 1000 वोट से जीत के आए। ये 3 मोहल्लों में माजिद साहब का फरमाना दुरुस्त है। ये तीन महबूबा से जीत के आना जी कहती थी कि तिरंगा नहीं उठाएंगे। जब नहीं मिलेगा, बंद रखा गया, नहीं मिलेगा, साहब को बंद रखा गया, सारे लोग उनको कैंपेन ही नहीं करने
एक मिनट मैं फजल मैं आपसे पूछूंगी। अरे महबूबा जी कहती थी कि कोई नहीं मिलेगा तिरंगा उठाने के लिए। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब आज अगर बीजेपी के नेता जीत रहे हैं यहाँ, तो वो तिरंगा, क्या कश्मीरी ने तिरंगा नहीं उठाया जिसने उन्हें जिताया? देखिए, आप बाकी कश्मीरियों ने नहीं उठाया। आप बीजेपी के जीतने की बात करें, लेकिन आप जो पीपल्स अलायंस जो बना है उसके जीतने की बात क्यों नहीं करते? मतलब एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो अभी भी बिलीव करता है कि 370 हम वापस ले सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जैसे बेग साहब ने बताया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली उनको जो है उन्होंने भारत का हिस्सा है कश्मीर। मैं कल भी माजी साहब को बोल रही थी कि मेरा तुम्हारा मत किया करिए, आपका हमारा। उसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जिसको गुपकार गैंग नाम दिया गया, जिसको ये बोला गया कि इन्होंने 70 चोरों की टोली है, गुपकार गैंग नहीं, चोरों की टोली है। अगर चोरों की टोली है, मतलब जिन्होंने उनको वोट दिया, क्या वो चोर है? क्या वो चोर है जिन्होंने से वो तो इनके एजेंट्स है, जो लोग इनको चुन चुन के बैंकों में, उनके लोग आज भी उनके लोग उस पे यकीन कर रहे हैं, आज भी उनके लोग उनके साथ है। कह रहे लोग आज भी यकीन कर रहे हैं। उनका ऑटोनॉमी कहाँ गया, उनका सेल्फ रूल कहाँ, आजादी कहाँ गई? अगर आज भी यकीन कर रहे हैं माजिद साहब, मुझे बताइए, अगर आज भी यकीन कर रहे हैं तो ये गुपकार अलायंस बनाया ही क्यों? आप अपने दम पर, अपनी पार्टी के दम पर लड़ लेते। देखें, बात 7 पार्टियां साथ आ गई। अंग्रेजी की मिसाल है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अच्छा, ये यूनिटी इन्हें दशकों से नहीं दिखी। मुफ्ती महबूबा मुफ्ती को, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार को दशकों से ये यूनिटी नहीं दिखी। देखिए सुचारिता साहिबा, इनने कहा कि चोर हैं, ये गुपकार वाले चोर हैं। ठीक है, ये गुपकार अलायंस सब चोर हैं, ये अब्दुल्ला मुफ्ती सब चोर थे, लेकिन भाजपा ने अब जिनके साथ हाथ जोड़ा है ना, वो चोर नहीं, डाकू हैं। और ये बताएं मुझे, आज जवाब दो आप लोगों में से कोई कि भाजपा ने डाकुओं के साथ हाथ क्यों जोड़ा है कश्मीर में? हाँ बताओ, माफी मांगो आज देश से। आप लोग माफी मांगो। आप उनसे हमेशा माफी क्यों नहीं मांगेंगे? आप हमेशा कहते हैं आप लोग धोखा देंगे। मुझे बताइए, जनता कश्मीर के लोग डाकू, कश्मीर के लोग तय करेंगे ना, बार बार कहते हैं। नहीं, ये कौन? नहीं, देखिए भाई, बीजेपी ने तो इनके साथ हाथ मिलाया, इनको ये डाकू लग रहा है आपको? हम लोग एनडीए पार्टनर डाकू लग रहा है आपको? नहीं, वो आप बताइए ना, मेरे को नहीं पता है, मेरे को माजिद भाई नहीं पता है। देखो देशवासियों, ये हंस रहे हैं। मेरे देखे, मैं राजीव, अभी बेग साहब जो बात कर रहे थे, आरिफ भाई जो बात कर रहे थे, ये राजीव फारूक अकॉर्ड भूल गया, जहाँ पर माफिया मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट थी 86-87 से। इन लोगों ने राजीव फारूक अकॉर्ड की वजह से कश्मीर। एक सेकंड बेग भाई, बेग साहब एक मिनट बेग साहब, हाँ। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, ये कांग्रेसी है, इनकी प्रॉब्लम है। राजीव फारूक अकॉर्ड की वजह से मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, यहाँ जहाँ लोगों ने उनको आंखें बंद करके खुले आंखों से दिल से वोट डाला था, जहाँ जिसको आज मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह जो पाकिस्तान में बाहर में बैठा है सैयद सलाउद्दीन के नाम से, वो इन लोगों ने बनाया, फारूक अब्दुल्ला ने बनाया। आसिफ बेग साहब बहुत नाराज हो रहे हैं, आसिफ बेग साहब बहुत नाराज हो रहे हैं। आप बोल रहे हो नाराजगी है? रिसेंटली जो इलेक्शन था हमारे एसएमसी में, मैं कॉर्पोरेटर हूँ, श्रीनगर से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हमारी वहाँ पे जो इनने वहाँ पे जिसको मेयर बनाया, वो क्या पहले गुपकार गैंग के साथ नहीं थे? कैसे उनको मेयर बनाया अनकॉन्स्टिट्यूशनली? उसको भी हमको अपने जो वोट डालने का राइट जो था, हमको धक्के मैंने देखिए एक एक्टिंग मेयर को धक्के दे के बाहर निकाला गया। एक्टिंग मेयर को धक्के देकर निकाला गया। देखिए एक चीज है, जब वहाँ पे इलेक्शन हो रहा, आपको हर चीज नहीं आप चुनावी प्रोसेस को रिगिंग कह रहे हैं, आप इलेक्टोरल प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं, और आपको लग रहा है हिंदुस्तान में इलेक्टोरल प्रोसेस रिगिंग है। जब मैं इनके प्रश्न का आंसर देता हूं। जब ये कह रहे थे, महबूबा मुफ्ती का कल ट्वीट आया था कि इलेक्शन रिग हो रहे हैं, जब इनकी पार्टी और गुपकार गैंग वाले जीत रहे हैं, तो इलेक्शन रिगिंग अब खत्म हो गया इनका। अब तो कह रहे हैं कि नहीं, ये भी रिग्ड है जो जीत रहे हैं, जिनकी जीत की दावत कर रहे हैं, जो आज जीत गए, मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद। वो रिगिंग नहीं है, वो मुबारकबाद हो गया, वो रिगिंग नहीं है, वो मुबारकबाद हो गया। एक सेकंड देखो, एक मिनट हाँ देखिए, नहीं, आप आसिफ साहब आप उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं, तब रिगिंग नहीं है। देखिए सुचेता जी, आप अभी हमारे कॉर्पोरेटर ने बोला हमें धक्के देके निकाला। इनको बोलिए, जिस मेयर के ऊपर आप उंगली उठाते हैं, जो मेयर कल हार गया तब डेमोक्रेटिक प्रोसेस थी, आज वो वापस जब जीत गया तो अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, ये गलत है। पूछ रही हूँ, नहीं फजल, ये कैसे होगा? देखिए, आप इलेक्टोरल प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं, आप चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं, अब आज जीते तो बोलिए रिगिंग से जीते। बिल्कुल, ये क्लियर फ्रस्ट्रेशन है बीजेपी की। इलेक्शन से पहले पीडीपी के लीडर्स को अरेस्ट करना, इलेक्शन से पहले उनको बंद कर देना, रिजल्ट से पहले, ये क्लियर फ्रस्ट्रेशन है बीजेपी की, कि उनको पता था वो हारने वाले। ये जो नया कश्मीर का सपना दिखाया गया, आप कश्मीर छोड़िए, आप नया जम्मू नहीं बना पाए, जम्मू के लोग आपके खिलाफ है। और कश्मीर में लोगों को बहुत क्लियरली समझ आ गया है कि जितने भी ये ख्वाब, नहीं तो मुझे ये बताइए फजल, अगर ऐसा था तो इन पार्टियों को साथ क्यों आना
पड़ा चुनाव लड़ने के लिए, अपने दम पर लड़ लेती। पीडीपी कहती है हम अपने दम पर लड़ेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हम अपने। देखिए एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करता है वो ये करता है किसकी कितनी सीट्स है। एंड ऑफ द डे नहीं, एट द एंड ऑफ द डे तो फिर आप ये कहकर उससे किनारा। बीजेपी अगर बाकी स्टेट्स में साथ लड़ सकती है, बीजेपी अगर नहीं, कहाँ लड़ती है? तो बिहार में सीनियर पार्टी है, जूनियर पार्टी है? कौन सी? बीजेपी। मुझे बताइए इतने सालों तक क्या रही? मुझे बताइए, सालों से गठबंधन रहा, सालों से गठबंधन। यूपी इलेक्शंस में अगर नहीं, एक बात बताइए। नहीं, मुझे बताइए, ये आप इसे मानिए, ये राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई नहीं है माजिद साहब। क्या आप साथ आते हैं क्योंकि आपको लगता है अगर अकेले लड़ेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे? देखें, ये राजनीति की लड़ाई भाजपा लड़ ही नहीं रही है। आप लोग कहते हैं ठीक है अब्दुल्ला मुफ्तियों ने लूट किया, लेकिन क्या सिर्फ यहाँ पे खानदानी राज है? क्या आपका हरियाणा में खानदानी राज नहीं है? क्या आप बिहार में खानदानी राज नहीं चलाते हैं? क्या आपके बिहार में चोरों की, क्या आपके बिहार हरियाणा में कौन सा खानदानी राज है? वो पहली बार आज जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है वो फर्स्ट टाइम बना है। कौन सा खानदानी राज है? सुनिए, आप बात सुनिए। बिहार में आपका नया बना मनोहर लाल खट्टर को कह रहे हैं परिवार, आपको यहाँ का नहीं, वो कह रहे हैं एमएल खट्टर को कहाँ से आपने परिवारवाद से जोड़ दिया भाई? एमएल खट्टर को कहाँ से जोड़ दिया आपने परिवारवाद से? वो बेचारे तो बने, जब वो बने तो लोगों ने कहा कि देखिए ये उदाहरण है। परिवारवाद हर जगह चल रहा है, हमारा मुंह ना खुलवाइए यहाँ पे। तो परिवारवाद पर तो सवाल हम उठाते हैं परिवारवाद पर सवाल, और परिवारवाद की राजनीति पर सवाल उठना भी। ये लोगों को बेवकूफ समझ रहे, जो डिनास्टी पॉलिटिक्स की बात बीजेपी कर रही है। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में 26 कैंडिडेट्स को ऐसे मैंडेट दिया गया जो डिनास्टी पॉलिटिक्स फैमिली बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं, और आज आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे डिनास्टी पॉलिटिक्स है। अगर 70 साल से इन्होंने लूटा है तो लोगों ने उनका जवाब। फजल मैं ये कह रही हूँ कि भाई उन्होंने अगर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के तहत वो जीत भी गए, वो बनते रहे, लेकिन तो मुझे तो ये बताइए ना, नहीं, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उन्हें लगा कि हम अकेले लड़ेंगे तो हमारी दाल नहीं गलेगी। यहाँ बीजेपी तो हमारी दाल नहीं गलेगी, इसलिए साथ आ गए। यहाँ बीजेपी की दाल नहीं गल रही, इसीलिए उनको कुछ ना कुछ रीजन चाहिए, इसीलिए वो डिनास्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे 70 हटना हो या मुझे एक बात बताइए, डिफेंड किया गया। एक सेकंड, मुझे ये बात बताइए, ये बड़ी सिंपल सा गणित होता है कि जब हमें लगता है कि हम अकेले नहीं जीत सकते तो हम साथ में साथियों को मिलाते हैं, और वो साथी वो भी हो जिनके खिलाफ हमने दशकों से लड़ाई लड़ी हो, लेकिन तब भी हम साथ आ गए। देखिए, चोर का भाई होता है। जैसे आज गुपकार वाले जो बात कर रहे थे, ये कह रहे थे डायनेस्टी पॉलिटिक्स के बारे में। इन लोगों ने डायनेस्टी पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा दिया, इसीलिए आज सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा साल से बीजेपी का शासक है, कौन सा आतंकवाद? आज भी लोकल यूथ ज्वाइन कर रहा है। कांग्रेस की वजह से यहाँ पे तो हार पहना जाता आतंकवाद को। कहाँ पे आतंकवाद? मैंने बोला कहाँ पे आतंकवाद? किस दुनिया में कहाँ पे आतंकवाद खत्म हो गया? आज भी लोकल यूथ, आज भी मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं। कहाँ से उखाड़ लिया आपने? क्या उखाड़ लिया? कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, मुझे बताइए। नहीं, फजल, ये बेग साहब ने जो बोला है कि आज भी लोग जा रहे हैं मिलिटेंसी ज्वाइन, नहीं, रुकिए। आपने मैं श्रीनगर सिटी ने, जिसने सालों से एनकाउंटर्स नहीं देखे, 370 हटने के बाद आए दिन एनकाउंटर्स हो रहे हैं। जो बीजेपी ये बोल रही है कि मिलिटेंसी कम हुई, आप डेटा उठा के देखिए, मिलिटेंसी के सही सीट में साजिद भाई बोल रहे हैं कि जो अलायंस वाले हैं इन्होंने टेररिज्म को बढ़ावा दिया। तो क्या जो उनके वर्कर्स मारे गए, क्या जो हजारों में वर्कर्स मारे गए इन पार्टियों के, मुझे ये बताइए इससे पहले टेररिज्म नहीं था क्या? इससे पहले टेररिज्म नहीं था? ये बार कहना कि 370 हट गई तो ये टेररिज्म बढ़ जाता है। फजल भाई देखिए, उससे पहले संजय जी, उससे पहले क्या था? सुचेता जी, देखिए मसला क्या है। अगर पीएचईडी ने इलेक्शन लड़ा होता डेवलपमेंट पर, विकास पर, रोजगार पर, दुख इस चीज का है कि उन्होंने 60 साल 370 पर लड़ा, और इस बार भी लोगों को फिर झूठ बोला वही 370 के पीछे, जब 300 नहीं एक्सेप्ट किया। आप रिजल्ट देखिए ना, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। उनकी सीटें कैसे जीत रही, तो वो सीटें कैसे जीत रही है? बताइए, धोखा बताइए, आप सबूत दीजिए धोखे का, जरा दीजिए। बता रहा हूँ। देखिए माजिद भाई सुनिए, उन्होंने ये धोखा दे दिया, आपको भी पता है 370 पार्लियामेंट ने दिया था, पार्लियामेंट से गया, पार्लियामेंट से ही वापस आएगा। गुपकार वापस नहीं आएगा 370। गुपकार लेगा। झूठ बोला 370। आप धोखा है कि नहीं है? मैं बोल रहा हूँ आपके, आज मैं इस मीडिया के चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ डॉक्टर फारूक साहब को, महबूबा जी को, मेरे को 370 दो,
दे दे वो कल मेरे को 370। झूठ बोला उन्होंने, वो मैं कह रहा हूँ नहीं है झूठ। देखें, आप कैसे मांगने वाले हो सकते हैं? आपने उनके लिए वोट डाला, आपने पीएचडी को वोट डाला, तो आपने डाला उनको। आप उनके वोटर है क्या? देखें, मैंने भी नहीं डाला, मगर आप उनको बदनाम मत कीजिए। नहीं, मैं कह रही हूँ अगर ये नहीं पूछ सकते तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। आप पूछेंगे सवाल? क्या उनके वोटर वो सवाल नहीं पूछेंगे? क्या बात ही ना हो, मैं कह रहा हूँ 370 पे बात मत कीजिए, आप गड़े मुंडे मत। क्यों नहीं गलत बोल रहे, आप झूठ बोल रहे। क्यों नहीं करेंगे माजिद साहब? नहीं, माजिद साहब वो बेवकूफ बना रहे। हाँ। जितनी सीटें उन्होंने ले ली बेवकूफ बनाया, पूरे जम्मू कश्मीर का, इन पर्टिकुलर कश्मीरी 300। एक मिनट माजिद साहब कह रहे हैं कि 300 की बात मत करो। कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आप लोग यहाँ डल में आज कूद जाओ। आप लोग देश को धोखा दे रहे हो। क्या 370 आज बात ही नहीं है, आज डोमिसाइल राइट बात है। पीएचडी को वोट मिला है 370 झूठ बोलकर। और ये जो भाई मेरा कह रहा है वहाँ से माजिद साहब आप कह रहे हैं 370 की बात मत करो, वहाँ से कह रहे हैं कि 370 की बात है। मुझे बताइए माजिद साहब को जवाब दीजिए, 370 की बात नहीं है क्या? वो कह रहे 370 की बात तो है ही नहीं। 370 की बात आप छोड़िए, वो डिबेट तो हमारी आपने बात छोड़ दी। नहीं, आपने छोड़ दी तो मुझे बताइए। हुए उसके साथ हमको वापस लाना है 370। हमसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली नहीं, उन्होंने डेवलपमेंट नहीं। हाँ। गुलाम नबी आजाद साहब को बोलिए ये स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दे दे, पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिलवाइए, फिर देखिए देश। आसिफ बेग साहब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अपने नेता को बोलिए कि वो पार्लियामेंट। आजाद साहब का काम तो आया है, आजाद साहब का काम तो आया है, वो तो आया है आजाद साहब का काम। वो ये नहीं कह रहे, सुनिए मेरी बात आसिफ बेग साहब, वो कह रहे हैं एक मिनट वो कह रहे हैं कि आप ये पार्लियामेंट में बोल दीजिए कि 370 वापस लाना है। वो जो आपके नेता पार्लियामेंट में बोलने से कतराते हैं, तो आपके नेता कांग्रेस के नेता कतराते कैसे छीन सकते हो? कांग्रेस के नेता कतराते जब वो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कतराते क्यों है बोलने? कहाँ से कतराते हैं? पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलते? आज भी बोलते क्यों नहीं? क्यों पार्लियामेंट में अमित शाह को भगोड़ा कहने वाला? नहीं 370 पर बोलिए ना। कश्मीर के युवा के लिए पिछले 16 महीनों में भाजपा ने किया क्या? किसी को एक को नौकरी मिली? कोई एक मेरा पंडित भाई वापस आया कश्मीर? नहीं आया। पंडित भाई तो बगल में बैठे, पंडित भाई तो बगल में बैठे। देखिए माजिद बताइए पंडित भाई, गवर्नमेंट देखिए, ये अच्छी बात है। हम कह रहे हैं कि जो आपका स्टेटमेंट है बहुत अच्छा है। आप हर वक्त आरएसएस के खिलाफ भी बोलते हैं, भाजपा के खिलाफ भी बोलते हैं। आज आपने पंडित के फेवर में बोला, बहुत अच्छी बात है। तो हम भी चाहेंगे कि वापस आ जाए। मेरे भाई कहाँ भाई है? आपने तो बाहर निकाला राजीव फारूक अकाड, कांग्रेस ने बाहर निकाला, राजीव फारूक अकाड ने बाहर निकाला। क्या बात करते हैं? आपको बात देखें, मुद्दे से मत हटो। भाजपा के लिए एक करके अरे एक बात है, भाजपा के लिए एक बड़ा चैलेंज है। क्या मेरे पंडित भाई वापस आएंगे? 6 वर्षों से क्या किया भाजपा ने? पंडितों के लिए सिर्फ धोखा दिया मेरे पंडित भाइयों को सबसे बड़ा धोखा भाजपा ने दिया, क्योंकि 12 वर्षों से भाजपा की सरकार है, जब से मिलिटेंसी आई, जब से मेरे पंडित भाई गए, और भाजपा ने उनके जो मारे गए पंडित, उनके केस भी रीओपन नहीं किए। भाजपा मेरे पंडित भाइयों की सबसे बड़ी दुश्मन है। संजय जी बताइए। देखिए माजिद भाई, ये बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं कि इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सीरियसनेस लेनी चाहिए और इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अभी तक ऑनेस्टली उतना ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन कुछ काम स्टार्ट, इनिशिएटिव हो गया, काम करे। लेकिन कांग्रेस वाले इसमें बात नहीं करेंगे, क्योंकि कश्मीरी पंडित हो, मिलिटेंसी हो, वो कांग्रेस की वजह से राजीव फारूक वो कह रहे हैं कि मिलिटेंसी पर, टेररिज्म पर आप नहीं बोलते हैं। 370 पर आप यहाँ बैठकर बोलते हैं, लेकिन आपके नेता नहीं बोलते। कश्मीरी पंडित हमारे जिस्म का हिस्सा है। मैं उनको यहाँ पे वेलकम करता हूँ। एलजेपी ने क्या किया? देखिए, कांग्रेस छोड़िए, आज बीजेपी पंडितों के नाम पे पूरे देश में वोट बटोर रही है, लेकिन पंडितों के लिए क्या किया? आज पंडित बॉडी उनके अगेंस्ट जा रही है, और ये सारे के सारे जो दावे कर रहे हैं पंडितों को रिहैबिलिटेट करने के, वो सरासर खोखले हैं। उनकी सब ऐसे नॉन स्टॉप मत बोलते रहिए ना, मुझे मुश्किल है। कभी नियत ही नहीं रही है कि वो पंडितों का मसला हल करे, उनको वापस कश्मीर में लाए। पूरे देश में पंडितों के नाम पे वोट बटोरने वाली भाजपा, आप मुझे बोलिए 6 साल से उनकी केंद्र में सरकार
सरकार रही है, बात क्या बताइए, किया उन्होंने? मुझे आप एक बात मुझे बात बताइए, ये जब कश्मीर में 370 हटने के बाद पहला चुनाव और उसमें बीजेपी के लिए 3 सीटें आना, और ये अपने आप में बीजेपी की सीटें आना क्या दिखा रहा है? ये उनके साथ है मैंडेट या उनके खिलाफ है? देखिए एक चीज़ है, वोटर डालने वाला भी कश्मीरी है। अगर ये फजल भाई यहाँ दूसरे जो मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं, ये अगर बात करेंगे कि नहीं भाई एक चीज़ यहाँ पे लोग बीजेपी के खिलाफ है, वोट डालने वाला तो कश्मीरी है, उठने वाला भी कश्मीरी है। तो एक चीज़ आप मुझे बताइए, आप पुलवामा काकापुरा में जब वहाँ का बीजेपी का नुमाइंदा वहाँ जीत सकता है, बांडीपोरा में नुमाइंदा काकापुरा कौन सा इलाका है बताइए, मुझे बताइए संजय जी, काकापुरा का इलाका मेरे दर्शकों को कश्मीर में, बताइए। साउथ कश्मीर में पुलवामा और शुपियन सबसे हार्ड कोर एरियाज माने, ये सब लोग साथी बोलेंगे। वहां से अगर जीत के आ रहा है बहुत बड़ी बात है। हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप से, जिस डेमोक्रेसी से लोगों ने वोट डाला उसको मुबारकबाद दे दे, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करें आपके मीडिया के माध्यम से कि नए कश्मीर की जो शुरुआत हम लोग कह रहे हैं उसकी शुरुआत हो जाए। और सबसे बड़ी बात और एक मुबारकबाद देता हूं, बड़ी ईमानदारी से कल रात तक बहुत लोग कह रहे थे पता नहीं यहाँ पर क्या होने वाला है, बीजेपी अपने को 40 सीट दे रही है। मैं ऑनलाइन आपको बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन आज जिस तरीके से ईमानदारी से मैं मुबारकबाद देता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस को, और जो सब लोगों ने इसमें काम किया, और सबसे बड़ी बात ऑनरेबल प्रधानमंत्री को जिन्होंने खुलकर इसको ईमानदारी से आज जो वोट्स पड़े हैं, जिस पार्टी को वोट पड़े, जिस कैंडिडेट को वोट पड़े, उसका रिजल्ट। रिगिंग बता रहे आसिफ बेग साहब, रिगिंग बता रहे, मुझे बताइए रिगिंग है तो फिर बोलिए उन्हें, जो गुपकार गैंग के हैं, गुपकार अलायंस के लोगों को बोलिए, मत बोलिए, बोलिए वो अपनी सीट ना की ले। बात कर रहे हैं काकापुरा में इनका कैंडिडेट जी, इनको ये भी बोले इनने पावर का कितना यूज किया वहां पे, पैरामिलिट्री फोर्स उनके घरों में घुस के वहां पे ये यूज नहीं करती है, वहाँ पे तो फोर्स कर, क्या कहूंगा, जहाँ आप जीत रहे हैं वहाँ फोर्स यूज नहीं हो रही है। जब अच्छा महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को कैंपेन क्यों नहीं कर रहे, जब भाजपा के केंद्रीय मंत्री यहाँ पे काकापुरा में, इनसे ये पूछे आप पहला मिलिट्री फोर्स क्यों लगी थी काकापुरा? नहीं, काकापुरा में इसलिए पहले पैरामिलिट्री फोर्स लगे थे ताकि जो उनके हामी थे, चाहे पीडीपी था, चाहे एनसी थे, चाहे कांग्रेस थे, उनको वोट डालने नहीं दिए गए। यहाँ पे अब एक बात सुनिए। अब बेग साहब ये कह रहे हैं, काकापुरा मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि वहां से बीजेपी जीती है, और जैसा संजय जी ने आपको बताया कि एक ऐसा इलाका है जहां पर काफी एक आतंकवाद के साए में रहा है वो इलाका, और इसीलिए वहां से बीजेपी का जीतना, संजय जी पूछ रहे हैं कि क्या बड़े मायने रखता है वहां पर। आप बोल रहे हैं रिगिंग, आप कह रहे हैं बेग साहब, आप नहीं तो जो मुझे एक बात बताइए, अगर फोर्स के दम पर नहीं बेग साहब आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं, बेग साहब आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं, आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए। अगर बल के दम पर सीटें जीता जाती तो 280 जीत सकते हैं सर। एक मिनट मुझे बताइए, एक मिनट फजल, अगर बल के दम पर सीटें जीतनी है तो फिर तो 280 जीत सकते हैं, क्यों यहाँ पर कम रहे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बीजेपी ने कश्मीर में बल का प्रयोग किया। नहीं तो फिर 140 सीटें आती कश्मीर रीजन में, 140 की 40 जीत जाती। इलेक्शन की कैंपेनिंग देखिए, जितने भी पीपल्स अलायंस के जो लीडर्स थे उनको बंद किया गया। फजल मेरी बात सुनिए, 140 आती है कश्मीर रीजन में, सारी जीत लेते हैं ना बल के दम पर, तो सिर्फ नहीं आज अगर भाजपा के लोग, आज अगर भाजपा के केंद्रीय मंत्री यहाँ पे खुलेआम ये कर सकते हैं, कैंपेनिंग कर सकते हैं। 140 सीटें, एक मिनट यूसुफ साहब, 140 सीटें सारी की सारी बल पर जीत लें। अगर आप इलेक्टोरल प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं फिर तो आपकी अपनी सीटों पर भी सवाल उठेगा। ये तो कांग्रेस की शीर फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि बहुत सालों से कश्मीरी उनको यहाँ जम्मू से बाहर कर दिया, जम्मू के देश से बाहर कर दिया। ये लोग कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में ये बात कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने तो जमीन बेच दी, गुलाम नबी आजाद साहब ने तो जमीन बेच दी कश्मीर की, इसलिए तो उनको भागना पड़ा यहाँ से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस टाइम क्या बोल रहे हो आप? गुलाम नबी आजाद साहब का उसी का तो कांड था, उसने रिजाइन क्यों कर दिया उस टाइम? उन्हीं तो कांड किया, लोगों ने उनको। एक मिनट मैं आपसे, आसिफ बेग साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं एक मिनट यूसुफ साहब, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप नॉन स्टॉप ना बोले। हाँ सराफ साहब, नहीं एक मिनट आसिफ बेग साहब, आप नॉन स्टॉप मत बोलिए, मेरी एक तो आपसे रिक्वेस्ट है ये, पहली बात। दूसरी बात, संजय सराफ साहब, ये जिस तरह से अगर इलेक्टोरल प्रोसेस पर सवाल उठने लगा तो फिर तो वो देश में कहीं पे भी उठेगा, और इलेक्टोरल प्रोसेस पर सवाल उठाना यानी कि आप उसमें अपनी एक गंभीरता नहीं
दिखा रहे हैं, उस पे अगर सवाल उठाएंगे तो फिर तो देश में हर जगह उठेगा। देखिए सुचेता जी, इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ 2 बार बड़ी ईमानदारी से इलेक्शन हुए हैं। एक 2002 में वाजपेयी जी के टाइम, जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर जिनको बनाया गया 16 सीटों पर, उसके बाद आज का जो इलेक्शन, चाहे कुछ भी बोले, बड़ी ईमानदारी से लोगों ने वोट डाले, जिसको डाले उसका रिजल्ट निकला। अगर यहाँ पर किसी हमारी जो एनडीए अलायंस अगर सेंटर के यहाँ पर कुछ करती, 140 में से 100 सीटें लेती, जैसे इनकी आदत है। राजीव फारूक अकार्ड के टाइम इन्होंने क्रिएट कर दिया, इन्होंने एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बीजेपी को लोगों ने यहाँ नकार दिया है, आप सीधे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल उस चीज को क्यों ले रहे हैं बीजेपी? देखिए क्योंकि बीजेपी को यहाँ के लोगों ने नकार यहाँ। अच्छा एक बात बताइए, इलेक्टोरल प्रोसेस आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बल का प्रयोग किया गया, तो क्या महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला अभी तक जो मुख्यमंत्री बने वो बल के प्रयोग से बने? कैसे बने? क्या उनकी सीटें जीती तो इलेक्टोरल प्रोसेस सही है, जो बीजेपी ने जीती तो इलेक्टोरल प्रोसेस गलत है? इस बार बल का प्रयोग सामने दिख रहा था। इलेक्टोरल प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं, वो इलेक्टोरल प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। आसिफ बेग, एक मिनट, अगर इलेक्टोरल प्रोसेस पे सवाल उठा रहे हैं, नहीं मेरी बात सुनिए, अगर सुनिए फजल, अगर इलेक्टोरल प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर मुझे बताइए कि मैं बीजेपी की सीटों को गलत मानूं और सारी की सारी जो गुपकार को आई है वो भी गलत मानूं? मैं बोल रहा हूँ इतना बल प्रयोग होने के बाद भी लोगों ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया बीजेपी को, अरे नहीं सर, ऐसे नहीं होता है। आपकी आई तो सही तरीके से आई, उनकी आई तो गलत तरीके से। डजंट मैटर, यहाँ लोग बीजेपी को वोट डालें, लोग अगर वोट है डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं यहाँ पे, ये बात मत बोलिए आप। और दूसरी चीज, आप तो ये कांग्रेस ने क्यों हारा? अच्छा कश्मीर को आप छोड़िए, हाँ कश्मीर को छोड़िए, कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान में क्यों हारा? फिर ये बताइए आपको क्यों नकारा? वो कह रहे पूरे देश में, कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में क्यों नकारा है? डेमोक्रेसी में ये चीज आप कह रहे जहाँ पे आपको नकारा वहाँ पर बल का प्रयोग। डेमोक्रेसी में ये चीज हार जीत तो आती रहती है। कांग्रेस ने 70 हार जीत हो गई। अरे आसिफ बेग साहब ऐसे थोड़ा ही होता है, अब हार जीत हो गई। नहीं, उन्होंने सही सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि आपको नकारा तो वो बल का यहाँ पे माचिस के डब्बे से लेके एरोप्लेन तक को आजाद प्रयोग हो रहा था क्या? बाहर भी बल का प्रयोग हो रहा था, जम्मू के बाहर। आप बताइए बल का प्रयोग है किसने? आप बात कीजिए, रेस्ट ऑफ द कंट्री की बात कीजिए। कांग्रेस है कहाँ अभी? कांग्रेस बल का वो कह रहे हैं नकार दिया देश में आपको, क्यों जेएनके की बात कर रहे हैं। अगर हमको नकारा होता, अगर हम हिपोक्रेसी, ये बंदा बड़ा हिपोक्रेसी है भाई। हिपोक्रेसी कहाँ है? ये तो आप कैंपेन नहीं करना देते तो आप बताइए। फजल जो बात ये कह रहे हैं बल का प्रयोग, उन्होंने सही, और मुझे लगता है यूसुफ साहब ने सही सवाल पूछा, अगर देश भर में अगर नकारा जा रहा है किसी पार्टी को तो हर जगह बल के प्रयोग से नहीं। देखिए एक चीज माननी है कि इतना मतलब 5 अगस्त 2019 के बाद जो अगर ये वोटिंग टर्नआउट है, इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ अभी भी डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। अब देखना ये है कि जो केंद्र में सरकार है वो इस मैंडेट का, इस जो टर्नआउट है उसका कितना जो है रिस्पेक्ट करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आप बल के प्रयोग की बात कर रहे हैं, मैम आपको पूछ रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को कितने लेटर्स गए कि जहां पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो या अलायंस के कैंडिडेट्स हो, उनको होटल रूम्स में सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना देके बंद किया गया, लेकिन भाजपा, दिल्ली से आए हुए भाजपा के लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटी देके उनको कैंपेन करने। तो इतने इंडिपेंडेंस की जो जीत हुई है वो कैसे हो गई? फिर वो कमरों में बंद रहे लेकिन वो जीत गए, वो कमरों में बंद रहे, वो कैंपेन नहीं कर पाए लेकिन वो जीत गए। अरे भाई फजल, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? फजल, इंडिपेंडेंट्स इतने सारे जीते, निर्दलीय जो जीत रहे हैं, वो आप कह रहे कमरों में बंद रहे, कैंपेन नहीं कर पाए लेकिन वो जीत गए। ये क्या लॉजिक है? नहीं, फैजल भाई आप यूथ है, नौजवान है, आपसे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप मुबारकबाद दे दिए डेमोक्रेटिक सेटअप को, जिस डेमोक्रेसी के तरीके से, और ये मत हम उठाए कि वो हार गए, ये जीत गया। हमारी डेमोक्रेसी जीत गए, हमारे लोग जीत गए, जिन्होंने 40%, 50%, 30 साल के बाद लोग निकले, बहुत अच्छी बात है। जॉन कह रही हूँ, आप लोग तो सब कश्मीर से हैं, इतनी ठंड में यहाँ पर आकर काम करना बड़ा मुश्किल है, लोग इस ठंड में निकलकर वोट दे रहे हैं, उसके कुछ तो मायने होंगे। देखिए मायने वही है ना कि देखिए अब डेमोक्रेसी जीती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर जो लोगों के सामने पेश किया गया भाजपा की तरफ से, उसको एक्सेप्टेबिलिटी ना यहाँ थी ना जम्मू में थी। यहाँ पे अगर क्यों कोट करें हम अगर आप खुद ही कह रहे हैं डेमोक्रेसी को, हम कोट करें ना। डेमोक्रेटिक सेटअप से देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप से कल देखिए फैजल भाई, कल मेरे 29 में से 19 सरपंच जीत के आ गए।
तो इसका मतलब मैं नहीं कि जो जीते नहीं है उनको डेमोक्रेटिक सेटअप से वोट नहीं पड़ा। हम मुबारकबाद देते हैं आज मेरे भी 22-23 कैंडिडेट थे, 2-3 कैंडिडेट सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर भी आ गए। ठीक है, हमने हर जगह यही डिमांड की थी, लोगों से यही गुजारिश की कि आप आइए, वोट डालिए, जो चेहरा आपको ठीक लगे, जो पार्टी आपको ठीक लगे, लेकिन एक मैसेज दे दीजिए पूरे वर्ल्ड को कि जम्मू कश्मीर में भी लोग डेमोक्रेटिक सेटअप से वो मैसेज गया कि नहीं गया? देखिए बिल्कुल गया, क्योंकि एक चीज जैसे फजल भाई अभी बात कर रहे थे, क्योंकि जितने भी यहाँ के कश्मीरी युवा है, अगर उनको लगता है भाजपा से कोई दिक्कत है, इनको अगर उनको लगता है भाजपा ने कोई काम नहीं किया, ठीक है, वो उनको वोट नहीं डालेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना किसी देश के किसी या कश्मीर के किसी युवा को उसमें आपत्ति है। अगर उन्होंने काम किया होगा तो यहाँ पे बीजेपी वोट करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल फसल भाई बात कर रहे थे, यहाँ पे बीजेपी 0 से आज 3 सीट उन्हें ली कि नहीं ली, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, और बाकी भी जिन लोगों जैसे वहीद के बारे में बात करें जो NIA डिटेंशन में है, मैं उनकी भी सराहना करता हूँ, जिन लोगों की उनकी जो ग्राउंड पे उनकी पकड़ थी इसलिए उन्हें जीता, अप्रिशिएट करता हूँ। ग्राउंड पे प्रेजेंस थी इसीलिए जीते, लेकिन बेग साहब कह रहे हैं कि ग्राउंड पर प्रेजेंस नहीं थी, ये बल प्रयोग से हुआ। यहाँ पर इलेक्टोरल प्रोसेस पर सवाल उठा दिए। ये कितनी आप रियलाइज कर रहे हैं, आपको इस बात का एहसास है बेग साहब कि ये कितने गैर जिम्मेदाराना बयान है? नहीं, गैर जिम्मेदाराना कहाँ से हुआ? मेरे को पहले आप इस चीज का जवाब दो, कहाँ से गैर जिम्मेदार? मतलब जो जीत रहा है बल से जीत रहा है, इलेक्टोरल प्रोसेस में भरोसा नहीं है, उस पर सवाल उठा दो, ये बड़े रिस्पॉन्सिबल बयान है, जो रिस्पॉन्सिबल बयान है। जो PhD के कैंडिडेट थे उनको क्यों सिक्योरिटी नहीं दी गई? उनको ये अभी तो फजल ने उठाया, अभी फजल ने क्या कहा? अभी फजल ने कहा कि भाई कमरों में बंद कर रखे थे, तो वो तो जीत गए जो कमरे में बंद थे, वो तो जीत गए। कॉन्स्टिट्यूशन पे इलेक्शन लड़ा, मेरे ये लोग बंद थे, मुझे लगता है कमरे में ये बंद थे, इनको कुछ पता भी नहीं है बाहर क्या हो रहा है। जिनकी पार्टी के बारे में, कांग्रेस के बारे में बात करें, उनके कांग्रेस जो चीफ है यहाँ के JK के जो चीफ है, उनके बेटे ने एक में अपनी पार्टी ज्वाइन कर लिया, दूसरे ने कांग्रेस से हार दिया, उसका क्या बताएंगे आप? उन्होंने अपनी पार्टी जो किसने ज्वाइन की? नहीं पता, उनका बेटा आप बताइए नहीं है कहाँ से? उनका उबैद एक बेटा है, क्या नसीर मीरा एक बेटा, कहाँ से? एक मिनट, अच्छा बेटों की बात बाद में, लेकिन मेरे दर्शक नहीं समझ पाएंगे किस बेटे की बात, कौन सी बात हो रही, लेकिन मुझे बताइए, एक मिनट, कमरों में बंद होकर, कमरे में बंद रहकर सियासत करने की बात फजल आप कर रहे थे, मुझे ये बताइए ना, निर्दलियों का जीतना, इंडिपेंडेंट्स का जीतना, एक मिनट सुनिए, इंडिपेंडेंट्स का जीतना ये दिखाता है कि आपने जो सालों साल जो पार्टियां रही हैं उन्हें भी तो एक तरह से नकारा है, वरना उनको जिताते। बिल्कुल, देखिए इंडिपेंडेंस जो जीते हैं वो डेफिनेटली अपने काम की वजह से जीते हैं, मैं उसमें कोई शक नहीं है कि अगर वहां पे पीपल्स अलायंस को नकारा है, उनके वर्कर्स या जितने भी कैंडिडेट्स उन्होंने काम नहीं किया होगा। लेकिन जिस हिसाब से इलेक्शन से पहले यहाँ पे जो माहौल बनाया गया कि यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट देके लोगों को बंद किया गया, कैंडिडेट्स को, और भाजपा के लोगों को खुलेआम जो है सिक्योरिटी देके कैंपेनिंग करने का जो मौका दिया गया, उससे क्लियर है कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है जो इस टाइम पे डायरेक्टली ऐसा हुआ है क्या? ये कह रहे हैं कि मिसयूज हो रहा है। नहीं, मुझे ये बताइए, फिर तो सारे के सारे बीजेपी कैंडिडेट जीत रहे हो। मैं इनको आंसर देता हूं, ये कह रहे हैं कि इन लोगों को बंद किया गया था। पहली चीज है ये मुझे बताइए, आज शायद मुझे लगता है मदनी साहब और नईम साहब की बात कर, नईम साहब कौन सा इलेक्शन लड़ रहे थे? उनका कोई रोल नहीं है, उनका से पहले की बात कर रहा हूँ, इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूँ। अरे आप डेटा उठा के देख लीजिए कि इलेक्शन कमीशन को कितने लेटर्स गए इंडिपेंडेंस की तरफ से। कितने रहते हैं, कोई बंद नहीं था। बंद अगर लोग थे, सिर्फ कांग्रेस का ये बंदा बंद था, जो मुझे लगता है जिसकी आंखें बंद थी। वो कह रहे हैं बंद नहीं था, आंखें बंद थी। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स क्यों इन लीडरों के लिए बात करेगा? इनको खोलो भाई, वो तो अपने विदाउट सिंबल वो लड़ रहे थे। कैंडिडेट्स ने अपने लिए किए हैं, अपने लिए उनको कैंडिडेट्स आज इतने जीत के आए, हम मुबारकबाद दे रहे हैं उनको कि उनका चेहरा साफ था, उनकी सोसाइटी में क्रेडिबिलिटी थी, उसकी वजह से वो जीत गए, उन्होंने उसकी वजह से PhD को लात मारी है। उन सब लीडर्स को जो मेरा सिंपल सवाल है संजय जी से, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो पीपल्स अलायंस के कैंडिडेट जीत रहे, उनने जो पेश किया लोगों के सामने, और अगर लोगों ने एक्सेप्ट किया, इससे आप क्या मैसेज लेते हैं? इससे मैसेज सीधा यही जाता है कि लोग अभी भी चाह रहे हैं कि जिस हिसाब से, जिस अनडेमोक्रेटिक तरीके से 370 हटाया गया, फजल संदेश तो बहुत सारे हैं, आप लेने वाले बनिए, फिर आप लेने वाले बनिए। बोल रहा हूँ, ये मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ आपके माध्यम से लोगों को, कि कश्मीर के लोग 370 हटने को भूले नहीं है, क्योंकि उन्होंने 370 हटने के बाद आज तक कश्मीर ने कोई डेवलपमेंट नहीं देखी है। नहीं तो कैसे? एक सेकंड फजल, ये बात आप बार बार कहते हैं, मैं सिर्फ एक चीज कह रही हूँ, फरवरी से तो देश में कई हिस्सों ने नहीं देखा है प्रोग्रेस, क्योंकि कोरोना की वजह से। तो अगर 370 हटा एक साल, मुझे मैं
प्रैक्टिकल से बात नहीं हमारा करें। इंटरनेट बंद है। मैं वो खुलेगा भाई, सर मेरा फोन चल रहा है, मेरे फोन में तो चलता है। भाई खुलेगा खुलेगा। संजय जी मेरे फोन में तो चल रहा है इंटरनेट, इनके फोन में नहीं चलता क्या? आपके फोन में चल रहा है? देखिए किस स्पीड से आपके फोन में है ना? 2G चल रहा है। नहीं है ना, इंटरनेट तो है, 2G चल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि मेरा फोन नहीं चल रहा। मेरे फोन में जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि हाई स्पीड इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। बात है सही। मैं भी कहता हूँ 4G यहाँ पे रिस्टोर होना चाहिए, मैं भी कहता हूँ रिस्टोर होना चाहिए। जैसे अभी भाजपा ने या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा कि एक साइड से इलेक्शन जैसे 25 तारीख को डिक्लेयर होगा, उस साइड से दूसरी साइड से 4G। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि शायद न्यू ईयर पे यहाँ पे इंटरनेट 4G खुलेगा। डेवलपमेंट दिखाएंगे किए जा रहे हैं। आज कहाँ है फजल जो 50,000 नौकरियों की बात। ठीक है, एक मिनट मुझे एक बात बताइए फजल। नहीं मैंने पूछा फजल जो सारे वादे किए थे, मैं कह रही हूँ पीडीपी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्होंने पूरे कर दिए। नहीं जो कर दिए पूरे। देखिए भाजपा ने जो वादे किए थे, जो पीडीपी ने और एनसी ने जो किए थे वो पूरे कर दिए। हटने के बाद 50,000 नौकरियों की वादे किए, कहाँ है? हमें तो वो सवाल पूछिए ना आप, वो सवाल पूछिए आप। मैं तो कह रही हूँ वो सवाल पूछिए, उससे कौन रोक रहा है आपको? बिल्कुल पूछिए, रोजगार का तो हक है और नौकरियों का हक है। संजय जी। देखिए ये हमारी सबकी डिमांड है। जो यूथ है, नौजवान है, यहाँ का 4-4.5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ से पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर इन पर्टिकुलर वैली में 2-2.5 लाख यूथ अनएम्प्लॉयड है। तो उसके रोजगार के लिए बात की है। जो भी आज इलेक्शन जो लड़ा गया, जिन लोगों ने भी जीता है पीएचडी के बगैर, पीएचडी ने तो 370 को ही घुमाया आगे पीछे, उसके बगैर में जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आ गए, या कोई भी कैंडिडेट चाहे दूसरी पार्टी का हो, भाजपा का भी हो, जो भी जीत के आए वो डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर जीत के आए। अब इनके पास कोई डेवलपमेंट का मुद्दा तो था नहीं। उन्होंने 60 साल से सेल्फ रूल, ग्रेटर ऑटोनॉमी, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, आज़ादी, इसी के पीछे में घुमाया। जब यहाँ कोई कभी चाइना जाने की बात की, फिर वापस कश्मीर में आ गए, फिर यहाँ से वापस इंडिया पहुंच गए, फिर दिल्ली में जाकर भारत माता की जय बोली, फिर यहाँ पर वापस आ गए, फिर बोले हम चाइना जाएंगे। तो ये सब लीडरों के ऊपर कश्मीरियों को कोई भरोसा नहीं है। हाँ। तभी ये इनको ये सब चीजें लग रही है, तभी आज ये सब मिले आपस में, मिल बांट कर इन्होंने लोगों को फिर से एक बार धोखा दिया। बार ये कहती हूँ, मैं बार ये कहती हूँ कि कश्मीर पहुंचकर आपको आम कश्मीरी के बीच पहुंचकर उनसे बात करना जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि आज महाभारत में मेरे साथ कश्मीर की आवाजें रहीं, और कश्मीर की आवाज अपना मुस्तकबिल खुद तय करेगी। इसी विश्वास के साथ आज डीडीसी के नतीजे आए हैं, लेकिन उस मुस्तकबिल पर काम करने के लिए कश्मीरियों को साथ भी आना होगा। आज मैं डल पर हूं, डल झील से, श्रीनगर से आपके लिए महाभारत लेकर आई, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ पर डल के साथ साथ लोकतंत्र की भी बहाली, डल के साथ साथ लोकतंत्र की भी पहचान बन रही है। ये सबसे बड़ी बात है। महाभारत में श्रीनगर से इतना ही।